चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 11 के भारत के सिद्धांत वाला की पुस्तक में तीसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम देखिए चुनाव और प्रतिनिधित्व। देखिए इसका परिचय देखिए तो क्या आपने कभी शतरंज खेला है? यदि उसमें काला घोड़ा ढाई घर चलने के बजाय सीधा चलने लगे तो क्या होगा? अगर या क्रिकेट के खेल में यदि अंपायर ना हो तो क्या होगा? और प्रत्येक खेल में हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाएगा। इसी तरह प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष अंपायर होना चाहिए और उसी के निर्णयों को सभी खिलाड़ी स्वीकार कर ले। अब खेल शुरू करने से पहले ही हमें नियमों और अंपायर के बारे में सहमति बनानी पड़ेगी। जो खेल के बारे में सत्य है और वही चुनाव के बारे में भी सत्य है। चुनाव संपन्न कराने के भिन्न भिन्न नियम और व्यवस्थाएं होती है और चुनाव का परिणाम इन पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं। और हमें चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मशीनरी भी चाहिए। चूंकि ये दोनों ही निर्णय चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही लिए जाने चाहिए और इसलिए इन्हें सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। अतः चुनाव के बारे में इन मूलभूत निर्णयों को लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिख दिया जाता है और इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे और अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है हम उसके महत्व और चुनाव कराने के निष्पक्ष मशीनरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर प्रकाश डालेंगे और इस संबंध में संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं हम उन्हें भी देखेंगे। और इस अध्याय को पढ़ने से आपको निम्नलिखित बातों का पता चलेगा, जैसे चुनाव की विभिन्न विधियाँ, अपने देश की चुनाव व्यवस्था की विशेषताएं और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व और चुनाव सुधार पर होने वाली बहस के बारे में देखते हैं। चुनाव और लोकतंत्र के बारे में देखें। आइए हम अपने ही चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में कोई दो प्रश्न पूछकर अध्ययन की शुरुआत करते हैं। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है या क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? पिछली कक्षाओं में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसी के उदाहरणों का प्रयोग करते हुए हमें इस प्रश्न पर चर्चा करनी चाहिए। पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्येक रूप से भाग नहीं ले सकते, अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनाव पर चला जाता है और आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने तरीके हो गए और हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं और अनेक लोगों की अस्थायी सरकारें, खासतौर से ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण है। लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता और इसलिए जनता के शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से है। और ऐसी व्यवस्थाएं में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और इस प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका है। वे इन नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते। नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के कायम से सम्मिलित होते हैं। जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाएं उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा प्रश्न हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देश में भी चुनाव होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासन स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। इसके लिए वे चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उन्हीं के शासन को कोई खतरा ना हो। और क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनाव को उदाहरण दे सकते हैं? आपकी राय में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? किसी देश में चुनावों को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित कराने के लिए क्या करना चाहिए? और इसी बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ देते हैं। और ये मूलभूत नियम सामान्यतः हमें बताते हैं कि कौन मत देने के लिए योग्य है और कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है और कौन चुनाव की देखरेख करेगा। उसके बाद
मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेगा, और उसके बाद मतगणना कैसी होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। ये कहते हैं कि इन नियमों को संविधान में लिखने की क्या जरूरत है, इन्हें संसद क्यों नहीं तय करती, और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये नियम चुनाव से पहले सभी दल मिलकर तय करें। अन्य लोकतांत्रिक संविधान की भांति भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, और आप देख सकते हैं कि इसमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, और जिन्हें लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सकता है। अंतिम 2 प्रश्न का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व है, और इस अध्याय में हम चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधानों के इन 2 पहलुओं की चर्चा करेंगे, और उसके बाद देखें भारत में चुनाव व्यवस्था देखें। ऊपर आपने चुनावों के विभिन्न विधियों और व्यवस्थाओं पर गौर किया होगा, और आपको आश्चर्य भी हुआ होगा कि यह सब क्या है। आपने चुनाव के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में भी पढ़ा होगा, लेकिन चुनाव के विभिन्न तरीके क्या हैं। चुनाव संचालन करने की एक व्यवस्था है, और इसके लिए प्राधिकार और नियम भी है जो बताते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। क्या चुनाव व्यवस्था का यही अर्थ है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्यों संविधान में यह लिखने की जरूरत पड़ी कि मतगणना कैसी होगी और प्रतिनिधियां कैसे चुने जाएंगे। क्या यह स्वयं ही स्पष्ट नहीं। लोग जानते हैं कि वे वोट देते हैं, और जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है। पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होते हैं। हमें इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए। इसे हमें इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न उतना सरल नहीं है जितना हमें लगता है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में ही इतना लीन है कि हमें लगता है कि कोई और तरीका भी हो ही नहीं सकता। और लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और इसकी इच्छाएं यह तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं, और उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां हो सकती है। खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का भी फैसला बदल सकता है कि जीत किसकी होगी। और कुछ नियम ऐसे हैं जिसके बड़े दलों को लाभ पहुंचता है। कुछ नियमों से छोटे खिलाड़ियों यानी दलों को मदद मिलती है, और कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में जाते हैं तो अन्य अल्पसंख्यकों को संरक्षण देते हैं। आइए हम एक नाटकीय उदाहरण से समझे कि ऐसा कैसे होता है। देखते हैं जो सबसे आगे वहीं जीते। देखते हैं इस अखबार की कतरन को देखिए और यह भारत लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में है। 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक है। लोकसभा चुनाव में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। इस चुनाव से क्या पता चलता है। कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली। क्या इसका मतलब यह है कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिकों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया? वास्तव में नहीं। नीचे दी गई तालिका को देखिए और कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उसमें केवल 48% लोगों ने ही कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली। अन्य दलों के प्रदर्शन को देखिए और भाजपा को 7.4% वोट मिले, लेकिन 1% से कम सीटें मिली। और ऐसे कैसे हुआ। यहाँ दिया गया है 1984 में लोकसभा चुनाव में प्रमुख दलों प्राप्त वाले वोट और सीटें हैं। जैसे कांग्रेस को मिली थी 48% सीट 415 और भाजपा को मिली थी 7.4 और सीट 2 मिली थी। जनता पार्टी को मिली थी 6.7 10 सीटें मिली थी। लोकदल को मिला था 5.7 और 3 सीटें मिली थी। मकपा को मिला था 5.7 और 22 सीटें मिली थी। तेलुगु देशम को मिला था 4.1 30 सीटें मिली थी। द्रमुक को मिला था 2.32 सीटें मिली थी। अन्नादमुरुक को मिला था 1.6 12 सीटें मिली थी। अकाली दल का मिला था 1.0 और सीट 7 मिले थे। असम गण परिषद को मिला था 1.0 और 7 सीटें मिली थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। इस व्यवस्था में पूरे देश को 543 निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया गया है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और उस चुनाव क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यह ध्यान देना जरूरी है कि
क्योंकि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं कि उससे केवल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वहीं जीते इसे प्रणाली कहते हैं, यानी फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। और चुनावी दौर में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाते हैं वहीं विजयी होता है और इसे बहुदलीय व्यवस्था भी कहते हैं और संविधान इसी विधि को स्वीकार करते हैं। आइए अपने उदाहरण की ओर लौटते हैं। और कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज़्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उसके प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से कम वोट मिले। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हो तो जीतने वाले प्रत्याशी को प्रायः 50% से कम वोट मिलते हैं और सभी हारने वाले प्रत्याशी के वोट बेकार चले जाते हैं क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों का दलों को कोई सीट नहीं मिलती। और मान लीजिए कि किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते हैं लेकिन अन्य प्रत्याशी को उससे भी कम वोट मिलते हैं। उस स्थिति में केवल 25% या उससे भी कम वोट पाकर कोई दल सभी सीट जीत सकता है। उसके बाद समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, आइए इसकी तुलना इजराइल में होने वाले चुनावों से करें जहां एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात से सीट दी जाती है जिस अनुपात में उन्हें वोटों के हिस्सा मिलते हैं, यानी आगे बॉक्स में देखेंगे। और प्रत्येक पार्टी चुनाव में पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उन्हीं के प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में चुन लेती है जिससे कि सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। और चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं और इस प्रणाली में कभी किसी भी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीट मिलती है जितनी प्रतिशत उसे वोट मिलती है। ये कहते हैं कि यह तो बड़ा ही भ्रम पैदा करने वाला है। इस व्यवस्था में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा संसद या विधायक कौन है? यदि मुझे कोई काम करना हो तो मैं किसके पास जाऊंगा? समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। कुछ देश जैसे इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीट दे दी जाती है। और दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है जहाँ पूरे देश को बहुत सदस्यीय निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करता है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। अब इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, न कि प्रत्येक प्रत्याशी को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती है। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत में हमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है और हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। ये देखिए इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इजराइल में चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। वहाँ विधायिका यानी नेसेट के चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष पर होती है। प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करता है लेकिन मतदाता प्रत्याशियों को नहीं वरन पार्टियों को वोट देते हैं। प्रत्येक पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से ही विधायिका में सीटें मिलती है। इससे सीमित जनाधार वाली छोटी पार्टियों को भी विधायिका में कुछ प्रतिनिधित्व मिलते हैं। यानी शर्त यह है कि विधायिका की सीट के लिए न्यूनतम 3.25% वोट मिलने चाहिए और इससे प्रायः बहुदलीय गठबंधन सरकारें बनती है। और यहाँ निम्नलिखित सारणी में 2015 के नेसेट के चुनाव परिणाम दिए गए हैं और इसके आधार पर आप यहाँ पता लगा सकते हैं कि विभिन्न पार्टियों को कितने प्रतिशत वोट मिलते हैं। उसके बाद ये है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना देखें तो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत पहले देखें तो पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है और जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं और हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। उसके बाद मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल जाती है और विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत
बहुमत मिले। और उदाहरण के लिए इसके उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम और भारत है। उसके बाद समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाले चुनाव देखें तो किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र में माना जाता है। पूरा का पूरा देश का निर्वाचन क्षेत्र गिना जाता है और एक निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदाता पार्टी को वोट देता है। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती है और विजयी उम्मीदवार को वोट का बहुमत हासिल होता है। और जैसे कि यहाँ इन उदाहरण है इजराइल और नीदरलैंड में होता है ऐसा। उसके बाद ये है राज्यसभा के चुनावों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तीसरा स्वरूप हमें भारत में राज्यसभा चुनावों में देखने को मिलता है और इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहते हैं। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त होता है और राज्य को विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों को चुनाव किया जाता है और इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम के में मत देते हैं और जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है जो निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है। जैसे यहाँ दिया गया है कुल मतदान बाई कुल विजयी उम्मीदवार +1 फिर +1 है। और उदाहरण के लिए यदि राजस्थान के 2 से विधायकों के राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों चुनने के लिए चुनते हैं तो विजयी उम्मीदवार यहाँ दिया गया है 200 फिर /4 +4 है फिर प्लस है उसके 1 बराबर 200/5 और उसके बाद +1 फिर बराबर 40 +1 फिर 41 वोटों की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद जब मतगणना होती है तब उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है और प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या वोटों को कोटा नहीं प्राप्त होती है तो पुनः मतगणना की जाती है और ऐसे उस प्रत्याशी को मतगणना के निकाल दिया जाता है जिससे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिलते हैं और उससे के वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। और ऐसा करने में प्रत्येक मत पत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांछित संख्या के बराबर यानी 4 के बराबर प्रत्याशी को विजयी घोषित नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखते हैं भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई है। इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। यदि हम आपने ऊपर बॉक्स में राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ा होगा तो आपकी समझ में आ गया होगा कि यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल है जो किसी छोटे देश में तो लागू नहीं हो सकता पर उपमहाद्वीप जैसे विशाल देश भारत में नहीं। और सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है और उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है हम इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। और इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकता है और किसी दल को भी। वह चाहे तो इन दोनों में मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। और अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खास तौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में और मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने के विकल्प दिया जाता है लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। इसी प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं हुए और लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और उससे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। उसके बाद लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के अस्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। और अगले अध्याय में हम संसदीय प्रणाली की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इस व्यवस्था की मांग है कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त हो और आप देखेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होगी क्योंकि मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें बट जाएगी और सर्वाधिक
सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में अमूमन बड़े दलों या गठबंधनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीट मिल जाती है और ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती है और अतः यह प्रणाली एक अस्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। अतः हमें अंत में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। अब भारत जैसे विविधताओं वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक राष्ट्र व्यवस्था पार्टी बनाने की वो प्रेरित करती है। संभवतः यह बात भी हमारे संविधान बनाने वाले के दिमाग में रही है और संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है और संविधान निर्माताओं को उम्मीदों को संविधान की कार्य प्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है और सर्वाधिक मत से जीत वाली सरकार आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है और इसने केंद्र और राज्यों में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की है और इस प्रणाली ने उन दलों को भी हतोत्साहित किया है जो किसी एक जाति या समुदाय से ही अपनी सभी सीटें प्राप्त करते आए हैं। और सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में दलीय व्यवस्था उभरती है और इसका मतलब यह है कि इस सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगिता है और यही दोनों बारी बारी से सत्ता प्राप्त करते हैं और नए दलों या किसी तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। और इस संदर्भ में भारत में इन प्रणालियों का अनुभव कुछ अलग है। स्वतंत्रता के बाद यद्यपि हमने सर्वाधिक मत से वाली प्रणाली अपनाई, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया और इसके साथ साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में रहे। उसके बाद 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधन की कार्य प्रणाली को देखा जा सकता है और इसी के साथ अनेक राज्यों ने धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर रही है। और लेकिन भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि गठबंधन सरकारों के आने से नए और छोटे दलों के सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिलता है। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण देखें। हमने पहले पढ़ा कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में कि किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे ही चुना जाता है, उसे ही चुना हुआ घोषित किया जाता है और इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का आहित हो जाता है। यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है और ऐसा सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का प्रमाण यहाँ होगा कि दबंग सामाजिक समूह और जातियां हर जगह जीत जाएगी और दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित उत्पीड़न सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। यह है पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही है और इसने देश की अपूरणीय क्षति की है और पृथक निर्वाचन मंडल ने हमारे प्रगति को रोक दिया है। और हम यानी मुसलमान, ये जो लिखे हैं, मुसलमान राष्ट्र में मिल जाना चाहते हैं और खुदा के वास्ते मुस्लिम समुदाय के लिए किसी प्रकार का आरक्षण पर विचार न करें। ये जो कहे थे ये संविधान सभा के बाद विवाद में तजमुलन हुसैन ने कहा था। उसके बाद स्वतंत्रता के देखते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोगों को वोट डाल सकते हैं। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। और इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। और अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं और किसी एक निर्वाचित क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती है कि वे प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके, लेकिन पूरे देश पर नजर डालने पर वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं और उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है और संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए
लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्थाएं करता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया और आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। और इन दोनों समूहों को आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति, यानी ये है 26 जनवरी 2019 की स्थिति के हिसाब से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 2019 के हिसाब से। उसके बाद ये जयपाल सिंह ने संविधान के बाद विवाद में इन्होंने कहा था कि लेकिन मैं भारत के आदिवासियों की ओर से कुछ कहना चाहूँगा। ब्रिटिश सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलों और हर प्रभुत्व भारतीय नागरिक को धन्यवाद कि उनके ही कारण हमें अब तक ऐसे अलग थलग करके रखा गया था जैसे किसी चिड़ियाघर में रखा जाता है, और हम आपके साथ घुसने मिलने को तैयार हैं। और इसी कारण हमें व्यवस्थापिकाओं के में सीट के आरक्षण की मांग पर जोर दिया है और हमने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पूरे भारत के सभी विधानसभाओं में 1585 में कुल 24 विधायक आदिवासी थे और केंद्र में तो और एक भी नहीं थे। उसके बाद कौन से निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह कौन तय करेगा, किस आधार पर यह निर्णय किया जाता है। यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है और उसे परिसीमन आयोग कहते हैं। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करता है और यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचित क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है और जो उस राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात होता है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है और जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की सूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग 2 बातों पर ध्यान देता है। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा होता है और लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों में को राज्य के विभिन्न भागों में फैला दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों के पूरे देश में बिखराव समरूप है और जब किसी भी परिसीमन का काम होता है इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। संविधान अनपेक्षित या कमजोर वर्गों के लिए इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता। इधर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जिम्मेदारी मांग उठी और यह देखते हुए कि प्रतिनिधि संस्थाओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती है उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात हो रही है, शायद हो गई है। अब शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है और इसे हम स्थानीय सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे। और लोकसभा और विधानसभा में ऐसी ही व्यवस्थाएं करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा और इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया है और उसे पारित नहीं किया गया है। और आरक्षण के मामले में और ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। और देखते हैं स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव। देखें किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यह है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। यदि हम लोकतंत्र को एक जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो और चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें मतदाताओं की आकांक्षाओं चुनाव प्रणाली में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सके। उसके बाद देखें ये कहती है कि मैं इतनी समझ रखती हूँ कि भविष्य में अपने करियर को चुन सकूँ और इतनी उम्मीदराज हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस बना सकूँ, तो क्या मैं इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वोट डाल सकूँ। यदि मैं कानून मुझ पर लागू होते हैं तो मैं इन कानूनों को बनाने वाले के बारे में फैसले क्यों नहीं ले सकती। देखते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। देखें
चुनाव का तरीका निर्धारित करने के अतिरिक्त संविधान चुनाव के बारे में 2 अन्य मूल्य प्रश्नों के उत्तर देता है, और मतदाता कौन है और कौन चुनाव लड़ सकता है। इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है, और इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जाना जाता है। और अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफी देर से और बड़े संघर्ष के बाद मिले। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया, और 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। और 1989 के में संविधान के एक संशोधन द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करता है। यह समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है, और जिसका अध्ययन हमने अधिकारों वाले अध्याय में किया। और अनेक लोग पहले और आज भी यह मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व में समान रूप से विश्वास था कि वे समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकते हैं। जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है, वहीं चुनाव लड़ने का अधिकार के बारे में भी सच है। सभी नागरिकों को चुनाव के खड़े होने और जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार है, लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु अर्हता भिन्न होती है। उदाहरण के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, और कुछ और भी प्रतिबंध है, जैसे कि कानूनी प्रतिबंध यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई हो तो वह चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। और लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और इस रूप में हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है। ये कार्टून दर्शाया गया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और को हाथी के रूप में क्यों दिखाया गया है, और वर्ड क्या यह संभालने योग्य नहीं है? यह उस कहानी की तरह है जिसमें कोई अंधे हाथी के अलग अलग अंगों के आधार पर उन्हें बताने की कोशिश करता है। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्ष बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जो चुनाव के संचालन और देख रेख के लिए बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है? आर्टिकल 224 के 1 के तहत इसमें कहा गया है कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगी, यानी जिससे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। और संविधान के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय करने की भूमिका सौंपते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान के इस व्याख्या में सहमति व्यक्त की है। और उसके बाद भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, जैसे कि हम स्थानीय सरकारों वाले अध्ययन में पढ़ेंगे। इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करते हैं, और इसमें से प्रत्येक का काम करने का अपना अलग दायरा होता है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। उसके बाद 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 1989
1999 के आम चुनावों में के ठीक पहले 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर इससे बहुसदस्यीय बना दिया गया और चुनावों के बाद उसे फिर 1 सदस्यीय बना दिया गया। 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया। अब तब से यह बहुसदस्यीय बना हुआ है और शुरू में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को लेकर तरह तरह की शंकाएं थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक आयुक्तों के बीच इस बात पर घोर मतभेद था कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त है और इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। और अब इस बात पर सामान्यतः सहमति हुई कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि इससे आयोगों की शक्तियों में साझेदारी हो सकती है और आयोग पहले से कहीं ज़्यादा जवाबदेह बन गया। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है और लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उससे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं है और एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियाँ समान है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है। और ऐसे में संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनावों में सरकार का समर्थन करे। इस आशंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव दिया। उनका सुझाव है कि इसके लिए एक विभिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना जरूरी होना चाहिए। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है और उन्हें 6 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो पहले खत्म हो के लिए नियुक्त करता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से पारित कर इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा। और ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोई भी सरकार उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न हटा सके जो चुनावों में उसकी तरफदारी करने से मना करे और निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। भारत के निर्वाचन आयुक्तों को वो 5 काफ़ी सारे काम हैं। देखते हैं कौन कौन से काम है भारत के निर्वाचन आयोग को। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य देखें तो वह मतदाता सूचियों का नया करने के काम की देखरेख करता है, पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में गलतियां ना हो अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नाम न छूट जाए और वरना ही उसमें ऐसा लोगों के नाम हो जो मतदान के आयोग हो या मतदान के लिए अयोग्य है या जीवित ही न हो, ऐसे व्यक्तियों का ख्याल रखता है। उसके बाद दूसरा कार्य है कि वह चुनाव का समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है और इस कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों का उल्लेख करता है। चुनाव की अधिघोषणा करता है, नामांकन प्रक्रियाएं शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा करता है। उसके बाद पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। वह पूरे देश, किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों को इस आधार पर स्थगित रद्द कर सकता है कि वह माहौल नहीं है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की संज्ञा दे सकता है यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी तो वह दोबारा मतगणना कराने की आज्ञा भी दे सकता है। उसके बाद निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। निर्वाचन आयोग के पास बहुत से सीमित कर्मचारी होते हैं। वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है, लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने पर चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग के पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है और चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं और इस संबंध में निर्वाचन आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला कर सकता है या उसके तबादले को रोक सकता है। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल रहे तो आयोग उसके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है और विगत वर्षों में
निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा है और जिसने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया है और उसने चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाने के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से काम किया है। निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि संस्थाओं की कार्यप्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी या संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है और यह आम धारणा है कि 25 वर्ष पहले के मुकाबले आज निर्वाचन आयोग ज़्यादा स्वतंत्र और प्रभावी है और ऐसा इसलिए नहीं है कि निर्वाचन आयोग की शक्ति या उसकी संवैधानिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने केवल उन शक्तियों का और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना शुरू किया है कि जो उसे संविधान में पहले से ही प्राप्त थे। उसके बाद 1951 और 1952 से लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभाओं के अनेक चुनाव और उपचुनाव कराए गए और निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब और जम्मू और कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने के अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रुकना पड़ा क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। निर्वाचन आयोग को 2002 में एक अन्य गंभीर समस्या का समाधान करना पड़ा जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई और चुनाव कराना पड़ा, लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव न था और निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनावों को कुछ महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को वैध ठहराया। ये कार्टून दिया गया है सावधान। ये कहते हैं कि सावधान, चुनाव जितना अब मुश्किल काम होने वाला है और अब नई आचार संहिता, सही और स्वस्थ मतदान तथा कड़े अनुशासन जैसी नई मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। नेताजी चुनाव आयोग में डर गए हैं और वे कह रहे हैं कि हमें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की चुनौती झेलनी है। नेता चुनाव आयोग से डरते क्यों हैं? क्या यह स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छी है? ये छूट गया। ये देखें, विशेष बहुमत के थोड़ा देख लें। विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होता है। ये मान लीजिए कि आपको अपनी कक्षा में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पास करना है और कल्पना करिए कि आप किसी कक्षा में 75 विद्यार्थी हैं और लेकिन मतदान के लिए केवल 51 विद्यार्थी उपस्थित हैं और उनमें केवल 50 ने ही मतदान में भाग लिया और इन परिस्थितियों में आप अब कह सकते हैं कि प्रस्ताव विशेष बहुमत से प्राप्त हो गया है। इस पुस्तक के कम से कम 3 अध्यायों में आपको विशेष बहुमत का उल्लेख मिलेगा और एक तो कार्यपालिका से संबंधित अगले ही अध्याय में है जहाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है और अन्य उन 2 स्थानों को ढूंढें जहां पर विशेष बहुमत की चर्चा की गई है। चलिए देखते हैं, फिर टॉपिक है चुनाव सुधार। देखें, ये कहती है पहले कि देखना है क्या चुनाव में परिवर्तन करके चुनाव में धन और बल के प्रयोग को रोका जा सकता है? क्या केवल कानून बदलने से कोई चीज वास्तव में बदल जाती है? देखते हैं चुनाव सुधार। चुनाव की कई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं भी होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीके को बरकरार खोजते रहना पड़ता है और वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन पिछले 66 वर्षों के अनुभव के बाद हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। चुनाव सुधारों के सुझाव निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दल, स्वतंत्र समूहों और अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। इनमें से कुछ सुझाव इस आयोग में उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने के बारे में है। पहला है कि हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिए। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात
अनुपात में सीटें मिलेगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलते हैं। दूसरा है संसद और विधानसभा में 1/3 सीट पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएं। तीसरा है कि चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए और सरकार को एक विशेष निधि से चुनाव खर्चों का भुगतान करना चाहिए। उसके बाद चौथा है कि जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकाबला हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए और भले ही उसमें इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। उसके बाद अगला है कि चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर किए जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। उसके बाद अगला है कि राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए। ये कुछ सीमित सुझाव है और इन सुझावों पर कोई आम राय नहीं है, लेकिन यदि उन पर आम राय बना दिए जाए तो भी कानून और औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक ही कारगर हो सकते हैं। वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दलों और वे सभी लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करें। और कानूनी सुधारों के अतिरिक्त 2 और तरीके हैं जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करें। पहला तो यह कि जनता को स्वयं ही और अधिक सतर्क रहना चाहिए तथा राजनीतिक कार्यों में और सक्रियता से भाग लेना चाहिए। लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेना ही अपनी सीमाएं हैं और इसलिए यह जरूरी है कि अनेक राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पहरेदारी करें। उसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है। जिन देशों में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है वहाँ चुनाव और चुनाव का प्रतिनिधित्व वाला स्वतंत्र जिन देशों में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है वहाँ चुनाव और चुनाव का प्रतिनिधित्व वाला स्वरूप लोकतंत्र को प्रभावी और विश्वसनीय बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। और भारत में चुनाव व्यवस्था की सफलता अनेक आधारों पर मापी जा सकती है। पहला है कि हमारी चुनाव व्यवस्था ने मतदाताओं को न केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनने का स्वतंत्रता दी है बल्कि उन्हें केंद्र और राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकारों को बदलने का भी अवसर दिया है। दूसरा है मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि ली है और उसमें भाग लिया है और चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों और दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तीसरा है कि चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिलता है और यह सभी को साथ लेकर चलता है। हमारे प्रतिनिधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी धीरे धीरे बदलती है और अब हमारे प्रतिनिधि और सामाजिक वर्गों से आते हैं। यद्यपि इनमें अभी महिलाओं की संख्या में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई। चौथा है कि देश के अधिकतर भागों में चुनावी अभिनियमितताओं और धांधली से प्रभावी नहीं होते हैं। यद्यपि चुनाव में धांधली करने के अनेक प्रयास किए जाते हैं और अपने चुनाव में हिंसा, मतदाता सूची से वोटरों के नाम गायब होने की शिकायतें, डराए धमकाए जाने आदि की शिकायतें अक्सर सुनी जाती है। फिर भी ऐसी घटनाएं से शायद ही कोई चुनाव प्रमाणित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई होगी। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अभिन्न अंग हो गए हैं और कोई इस बात की भी कल्पना नहीं कर सकता कि कभी कोई सरकार चुनावों में जनादेश का उल्लंघन भी करेगी। इसी तरह कोई यह भी कल्पना नहीं कर सकता कि बिना चुनाव के कोई सरकार बन सकेगी। वास्तव में भारत में निश्चित अंतराल पर होने वाले नियमित चुनावों को एक महान लोकतांत्रिक प्रयोग के रूप में ख्याति मिलती है और इन सभी बातों से हमारा चुनाव व्यवस्था को देश विदेश में आदर से देखा जाता है और भारत में मतदाता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। मतदाताओं की निगाह से निर्वाचन आयोग को कटिबद्धता है और यह हमारे संविधान निर्माताओं के मूल निर्णयों को उचित ठहराता है। यदि चुनाव प्रक्रिया को कुछ और दोष रहित बनाया जा सके तो हम मतदाता और नागरिक के रूप में लोकतंत्र के इस महोत्सव का और अच्छी तरह से आनंद उठा सकेंगे तथा इससे और अर्थपूर्ण बना सकेंगे। ये है राष्ट्रीय मतदाता दिवस
प्रतिज्ञा देखिए तो हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावी हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।